मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सबसे पहले एक विशेष दिन है, आपको पता ही होगा। अपना अध्याय शुरू करने से पहले, अपना पाठ शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, हेलो। तो आइए हम 14 सितंबर हिंदी दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अपने अध्याय की पाठ की शुरुआत करेंगे। जैसा कि सबको पता है कि हिंदी दिवस भारत में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है और यह भाषा जो है हिंदी भाषा, यह भारत में नहीं विश्व की सबसे प्राचीन और सबसे समृद्ध भाषा होने के साथ साथ एक सरल भाषा भी है। इसलिए यह हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी ने हमें दुनिया में एक नई पहचान दिलाई है। हम आपको बता दें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और तीसरे नंबर पर इसका स्थान आता है। यह हमारे विश्व की तीसरी भाषा के रूप में हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। और सबसे पहले 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस हमारे भारतवर्ष में मनाया गया था। इन जगह इसके लिए कई स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में और बच्चों के प्रति रुचि विकसित करने के लिए क्या किया जाता है, कि बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम स्कूल में होते तो हम भी अच्छे अच्छे आयोजन करते थे। तो आज हम क्या हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते, कह नहीं सकते, लेकिन हिंदी दिवस तो हम मना ही सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक सुंदर सा इसका वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे स्पीच सुनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रेडी? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आवाज सबको सुनाई देगी तो मुझे बताना, नहीं सुनाई देगी तो उसके लिए भी बताना। ओके आवाज आ रही है? हेलो? यस टीचर, आ रही है आवाज। ओके।
हेलो, अच्छा लगा सबको वीडियो? ओके, हमने देखा अच्छे से यह वीडियो। हमने अपने हिंदी दिवस के बारे में थोड़ी सी ऑनलाइन के माध्यम से ही हमने अपना हिंदी दिवस क्या किया, आज सेलिब्रेट कर लिया अच्छे से। ओके, खुशी शुक्ला, हेलो खुशी शुक्ला, आर यू रेडी बेटा? ओके, बोलो। सीमा टीचर खुशी शुक्ला को अनम्यूट करिए ना। यस खुशी बेटा, बोल सकते हो आप, बोलो। हेलो, यस टीचर। हाँ वीडियो ऑन करो। टीचर नेटवर्क इश्यू है तो वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा। चलेगा, बोलो। ओके, ओके बोलो बेटा। ओके टीचर। हाँ 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस या हिंदी सप्ताह दिवस मुख्यतः हिंदी दिवस के आसपास मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष भारतीय बड़े बड़े खुशी से मनाते हैं। 14 सितंबर को संविधान सभा में एक मत से यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रशासित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर हर वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक तथ्य ये भी है कि 14 सितंबर को हिंदी के पुरोधो व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि सहकारियों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अर्थक प्रयास किया था। उनके इस अर्थक प्रयास के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। भारत में के विकास में हिंदी का योगदान अति महत्वपूर्ण है। यदि हम भारत को विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं तो हिंदी के महत्व को हम सबको समझना होगा। आज के इस हिंदी दिवस पे मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद दम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। गर्व है हमें एक ऐसे राष्ट्र के व्यक्ति होने के जिसकी राष्ट्रभाषा है हिंदी। धन्यवाद। वेरी गुड खुशी, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा दिया आपने, अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा लगा सुन के, और बहुत ही सुंदर पंक्तियां भी थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हिंदी भाषा के का हमने क्या किया, यही अच्छे से हिंदी भाषा हमने मनाई। देखो सब कुछ हो सकता है अगर इंसान करना चाहे तो। हिंदी के भाषा में जैसे हमारी राष्ट्रभाषा है, सरल है, समृद्ध है, और हमें गर्व है अपने हिंदी राष्ट्र भाषा पर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने पाठ का शुरुआत करेंगे। ठीक है,
तो आइए अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ क्रमांक 6, पूरक पठन। हम उस धरती की संतति हैं। परिचय। जन्म 1931, मुंबई महाराष्ट्र। मृत्यु 1982, 1982, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। भावों की तीव्रता और सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा है। इन्होंने तीव्रता, भावों की तीव्रता, अंदर के भावों के बारे में और लोगों के संबंधों के बारे में बताया है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भागीरथ कहा जाता है। नए नए गीतों का भागीरथ। भागीरथ कौन थे? जो गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे। इसलिए नई नई चीजें ये अपने हिंदी साहित्य के जगत में हमेशा लाते रहते हैं, हमको देते रहते हैं, इसलिए इनको नवगीत का भागीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी हैं। प्रमुख कृतियां मेहंदी और महावर, देवकी रक्तपथ, सुबह रक्त, पलाश की कविता संग्रह आदि, ये सब सारी रचनाएं हैं इनकी जो इन्होंने लिखा है। अब हम पद्य संबंधी, जो हम इस पद्य में पढ़ने वाले हैं, उस संबंधी बात को थोड़ा सा देखेंगे। पद्य संबंधी बातें। कव्वाली। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। कव्वाली एक तरह की दो पक्ष होता है। दो पक्षों में क्या होता है? जैसे हम डिबेट बोलते हैं ना, उसमें प्रतिद्वंदी लोग रहते हैं। एक कोई टॉपिक रहता है जिसपे हम गीत के द्वारा उसको प्रस्तुत करते हैं, चाहे तारीफ में और शान में गाते हैं। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोक झोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। इसमें कवि ने क्या किया है? दो दलों को आपस में, जैसा मैंने पहले बताया, बांटा है और उनकी नोक झोंक। नोक झोंक का मतलब छोटा सा क्या होता है? झगड़ा रूपी मजाक। तो उन्होंने इसके माध्यम से हमारे भारत में हुए शूरवीर स्त्री और पुरुष पात्रों का बहुत सुंदर सा वर्णन किया है, बताया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों का समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पहला जो पद्य है, लाइन है, वो लड़कों का समूह गाता है, दूसरा पद्य लड़कियों का समूह, और अंत में दोनों एक हो जाते हैं और दोनों साथ मिलकर गाना गाते हैं। आइए हम अपने कविता की क्या करते हैं? शुरुआत। शब्दार्थ। दातुली, दतुलु यानी दांत। शऊर, शऊर जो बोलते हैं ना, आपको किसी काम का ढंग नहीं है, आपको किसी काम की योग्यता नहीं है, तो ढंग और योग्यता कार्य करने की। जौहर, जौहर का अर्थ आप जानती ही होंगी, क्योंकि इतिहास में जौहर का अर्थ बहुत पीड़ादायी होता है। क्या होता है? जब किसी स्त्री का पुरुष मर जाता था, युद्ध में शहीद हो जाता था, तो उसकी स्त्रियां भी उसके शव में जलकर अपनी आहुति दे देती थी। खफा, अप्रसन्न, नाराज, रुष्ट या क्रुद्ध होना। टंटा, देखो अब टंटा का अर्थ व्यर्थ का झगड़ा क्यों करना, उत्पात, झगड़ा, लड़ाई। शेती बग, देखो यहाँ दो मुहावरे भी हैं अपनी कविता में। शेखी बघारना, शेखी बघारना स्वयं की प्रशंसा करना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना कहावत है ना, सेम वही। डींग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। आइए अब हम क्या करते हैं? अपने कविता का पाठ शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका भावार्थ समझेंगे अच्छी तरह से। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए।
अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। बातों का जनाब शऊर नहीं शेखी, अब यहाँ लड़कियां बोल रही हैं, देखिए। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती, जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री सी धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूर ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं। यो आप, अब ये देखिए यहाँ दोनों जन बोल रहे हैं, लड़के और लड़कियां दोनों। यो आप खफा क्यों होती हैं, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माँ के रथ के हैं हम दोनों ही पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए। अब सबसे पहले हमने पाठ देखा, कवि का परिचय देखा, पद्य संबंधी बातें देखी, शब्दार्थ। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, पाठ कविता का हमने वाचन किया, अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। अब देखिए यहाँ कवि ने कविता में पुरुष, लड़के और लड़कियों, स्त्री और पुरुष के बातें बढ़ा चढ़ाकर दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, प्रशंसा करना, तो दोनों जन अपने अपने बातों को क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। क्या करते हैं, हम उस धरती पर रहने वाले लड़के हैं, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। जिस धरती में हम जन्म लिए हैं, हम उस धरती के लड़के हैं, जिसकी जितनी ही प्रशंसा किया जाए, अजी क्या कहिए, अजी क्या कहिए का अर्थ है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उसके बारे में हम उसका वर्णन, गुणगान, बखान नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हम उस धरती, उस भारत माँ के लड़के हैं। यह वह मिट्टी है जहाँ क्या हुआ था, भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ था। भक्त प्रहलाद यहाँ इसी धरती, इसी भारतवर्ष में जन्म लिए थे। सारी दुनिया को मालूम है, सभी को जैसा कि पता है कि वह भक्त प्रहलाद क्या थे, एक राक्षस कुल में जन्म लेकर भी उन्होंने क्या किया था, भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया था। अपने लगन के बड़े सच्चे थे, तरह तरह की यातनाएं देने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी भी डरे नहीं किसी चीज़ से, और भगवान का नाम लेना उन्होंने नहीं छोड़ा। तो हम उसी धरती के संतति यानी बेटे हैं, लड़के हैं। इस धरती का गुणगान बखान करने के लिए, वर्णन करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते, हम उस भारत माँ के पुत्र हैं, उस भारत वर्ष के संतान हैं जहाँ भरत, दुष्यंत के पुत्र, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र कौन थे, भरत थे। उन्हीं के नाम पर हमारा यह देश भारत देश नाम पड़ा है। तो जो भरत उनके पुत्र थे दुष्यंत के, वो क्या करते थे, वो बचपन में ही शेरों का मुंह खोलकर उसके दांत गिना करते थे। इतने बहादुर लोग, इतने दिल वाले लोग यहाँ क्या हुए हैं, इसने इतने हिम्मत वाले, इतने वीर महान पुरुष यहाँ इस भारतवर्ष पे पैदा हुए हैं। वहीं के लड़के हम भी हैं। इस भारत माँ का गुणगान और बखान हम किस प्रकार से करें, हमारे पास तो कोई शब्द इनका वर्णन करने को नहीं है। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। अब यहाँ क्या, यहीं पर भारत जैसे वीर पुरुष,
प्रहलाद जैसे वीर पुरुष जन्मे हैं तो जयमल और पत्ता जैसे वीर पुरुष भी यहाँ जन्म लिए हैं, इस भारतवर्ष में ही जन्म लिए हैं, जो अपने जैसा वीर, अपने आगे अपने जैसा वीर वो किसी को भी नहीं समझते थे। सबसे ज़्यादा वो अपने आप को ही समझते थे। उन्होंने कभी किसी को अपने आगे कुछ भी नहीं समझा। तो लड़के क्या कर रहे हैं, यह बता रहे हैं कि हम उस धरती के संतान हैं जिस भारत माता का वर्णन और बखान करते हुए हमारे मुंह थकते नहीं है। हमारे पास ऐसा शब्द नहीं है कि हम उनका वर्णन और बखान कर सकें। यह मिट्टी, यह हमारे देश में, यह हम उस देश के लड़के हैं, उस देश की संतान है जहाँ प्रहलाद जैसे सच्चे लगन वाले वीर पुरुष जन्मे हैं, और जहाँ शेरों के मुंह को खोलकर उसके दांत दतुली यानी दांत गिनने वाले भरत जैसे वीर महापुरुष ने जन्म लिया है, और जयमल पत्ता जैसे महापुरुष जन्म लिए हैं। किस तरह से, जो अपने आगे किसी को कुछ भी गिनते नहीं थे। यह लड़के लड़कियों को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम उस धरती के लड़के हैं जहाँ इतने वीर वीर पुरुष महापुरुष लड़के जन्म लिए हैं, तो इससे तुम हमारे आगे कुछ भी नहीं हो। इस कारण तुम हमसे बढ़कर अब हम सबके आगे चुप रहिए। अब देखिए, अब यहाँ लड़कियाँ क्या कर रही हैं, लड़कियाँ बातों का जवाब दे रही हैं। इस कारण दो लड़कियों को नीचा दिखाते हुए उन सभी कारणों से हम लड़के लड़कियाँ क्या हैं, लड़कियों से बढ़कर हैं, हम तुम लोगों से बढ़कर हैं, ऐसा लड़के कह रहे हैं। अतः तुम हमारे सामने अजी चुप रहिए का अर्थ है तुम हमारे सामने चुप ही रहो तो अच्छा है। ऐसे ऐसे लड़के वीर महापुरुष क्या हैं, भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, और वही लड़के हम भी हैं, इसलिए तुम हमारे सामने चुप ही रहो, कुछ बोलने की कोशिश ना करो तो ही अच्छा है। बातों का जनाब शऊर नहीं। अब यहाँ लड़कियाँ जवाब लड़कों को इस बात का दे रही हैं। बातों का तो आपको बात करने का, लड़कों को अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर लड़कियां लड़कों को जवाब देते हुए कह रही हैं कि जैसे आप जैसे लोगों को बात करने का ढंग तो मालूम ही नहीं है, आप अपनी प्रशंसा खुद ही मत करिए, चुप रहिए, अजी चुप रहिए। हम भी उस धरती की लड़की हैं। बातों का आपको तो ढंग करने का है नहीं, बात अपनी ही सेखी बघारे जाना, मतलब अपनी ही प्रशंसा अपने ही मुंह से मत करिए, चुप रहिए। हम उस धरती की लड़की हैं, हम भी उस धरती की ही लड़कियां हैं जहाँ क्या है, जिसकी मिट्टी में बहुत सारी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। अजी क्या कहिए, जी क्या कहिए, ऐसा कहिए जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जन्मी थी, झांसी की रानी। यह वह भारतवर्ष है जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जन्म ली थी, यहाँ वह जन्मी थी, जिन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के साथ बहुत बड़ी लड़ाई करते करते वीरगति को प्राप्त हुई। दुर्गावती और रजिया सुल्तान जैसी मर्दानी जैसी क्या थी, भारतवर्ष में ही जन्म ली हुई क्या कौन थी, मर्दानी वीरांगनाएं यहाँ जन्म ली हैं। तो वो भी आप अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मत समझो, लड़के हो तो क्या हुआ, आप लोग अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। हम भी उस ही भारतवर्ष की लड़कियां हैं जहाँ रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती जैसी मर्दों के जैसी मर्दानी लड़ी हुई, और अंग्रेजों से लड़ते हुए इन्होंने क्या किया था, बहुत ही अपने देश के लिए ये अंग्रेजों से लड़ी, और लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं है। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। यहाँ चांद बीबी और पद्मिनी, रानी पद्मावती, पद्मिनी के नाम से बाद में वो प्रसिद्ध हुई। हम उसी देश की लड़कियां हैं जहाँ चांद बीबी जैसी वीरांगना और पद्मिनी जैसी महारानी जन्मी थी, जिन्होंने क्या किया, जौहर की अग्नि की ज्वाला में अपने आप को जौहर कर दिया, जौहर व्रत का पालन उन्होंने किया।
सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। यह वह धरती है जहाँ पर सीता भी जन्मी थी। सावित्री सीता माता ने कितना अच्छा कार्य किया था, जो आज नारी जाति के लिए, संपूर्ण नारी जाति के लिए यह सम्माननीय हो गया है। जहाँ जहाँ जब जब स्त्री पर कोई आँच आती है या कोई बात कही जाती है तो लोग क्या करते हैं, सीता माँ की का उदाहरण देते हैं। समाज में स्त्रियों के लिए क्या कैसा था, कौन कैसा बात कहा, तो उसका प्रमाण देने के लिए सीता माँ ने क्या किया, सब कुछ सत्य होते हुए भी वो धरती में समा गई। इतना बड़ा कुर्बानी और इतना बड़ा हर चीज करने वाला कोई जन्मा नहीं है। तो हम भी इसी धरती में, जब तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो, जन्मे हो, तो इसी धरती में ऐसी ऐसी महिलाएं, ऐसी ऐसी स्त्रियां भी जन्मी हैं जिन्होंने बहुत कुछ अपनी भारत माँ के लिए किया है। सावित्री जैसी वीर धीर महिला स्त्री भी यही जन्मी थी, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के लिए क्या किया था, यमराज से भी लड़ गई थी। तो जो यमराज से लड़ जाए ऐसी स्त्री कहाँ भारतवर्ष में ही जन्म ले सकती हैं। गर्डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की हैं। अजी क्या कहिए, अजी क्या कहिए। अगर आप डिंग उड़ाएंगे, अपनी ही बातें कहते जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें अपने बारे में कहेंगे, तो यह सब कौन थी, यह सब भी तो भारत माँ की पुत्री ही थी, जिस भारत माँ की पुत्री हम लोग हैं। तो आप लोग अपनी बड़ाई मत करिए कि हम लड़के हैं तो हम लड़के हैं, बड़े अच्छे हैं, ऐसे ऐसे वीर पुरुष जन्मे हैं। अगर वीर पुरुष जन्मे हैं तो क्या है, वीर महिलाएं भी जन्मी है, जो अपने भारतवर्ष के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है, एक इतिहास रचा है। और अगर आप अपनी ही डिंग उड़ाएंगे, बड़ी बड़ी बातें अपने बारे में करेंगे, तो हम भी आपसे कम नहीं है। तो आप हमारे लिए ताने सहिए, आपको ताना सहना ही पड़ेगा। हम भी उसी धरती की लड़की हैं, तो हम आपसे किसी भी मामले में कम नहीं हैं। यूं खफा क्यों होते हो, टंटा काहे का आपस में। अब ये देखिए, अब दोनों एक हो गए, लड़के और लड़कियां दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। लड़कियों का जवाब सुनकर लड़के समझदारी की बात करते हुए कहते हैं, हमारी बातों पर आप नाराज क्यों होती हो, और आपस में कोई झगड़ा करने वाली बात तो यह है ही नहीं। हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें, इसमें क्या रखा है। हम दोनों आपस में लड़ेंगे, तुम हमसे अच्छे हो, हम तुमसे बड़े हैं, यह सब में कुछ भी रखा नहीं है। हम दोनों ही क्या हैं, हम दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों का सम्मान बराबर है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों ही हम भारत माता के ही हैं, हम एक ही देश के हैं। तो इसमें नाराजगी और झगड़ा टंटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हमसे बढ़कर हो, हम तुमसे बढ़कर हैं, ऐसा भी होना नहीं चाहिए। यहाँ कवि के कहने का यह तात्पर्य है कि जो आज के समाज में या तब के समाज में होता था कि लोग झगड़ा करते थे, टंटा करते थे कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा नहीं हैं, लड़कियाँ, हमारा समाज ही पुरुष प्रधान बनाया गया है, तो इसलिए पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है। तो यही बात यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि लड़के और लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती हैं, दोनों ही। यह भारत का इतिहास आप उठाकर देखोगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि दोनों ही इस भारतवर्ष में एक समान, भारतवर्ष के लिए जो भी कार्य किया है, इतिहास रचा है, तो लड़कियों ने भी रचा है और लड़कियों ने भी रचा है। लड़कियां कभी किसी भी मामले में किसी से कम नहीं हैं, लड़कों से तो किसी भी प्रकार में आगे ही 2 कदम है, कम तो नहीं है, चाहे हमारा समाज कैसा भी हो। यह तो अपने मानने के ऊपर होता है। जो जबरदस्ती वाले लोग होते हैं वो नहीं मानते, नहीं तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो बराबर मानता है कि लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं और ज़्यादा अच्छी होती हैं और ज़्यादातर कार्य कर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत, बल और उत्साह ज़्यादा होता है। इसलिए यह सब झगड़ा काहे का,
हम तुमसे बढ़कर हैं, तुम हमसे बढ़कर हो, ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए। ये हमारा समाज, हमारा देश तभी विकास कर सकेगा जब हम सबको समतोल भाव से देखेंगे। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। इन सब चीज़ों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। यह सब क्या होता है, यह सब सिर्फ एक ही चीज़ क्या होता है, सारी बातें उलझ जाती हैं। झगड़ा कुछ भी परिणाम झगड़े का होता नहीं है कि हम अच्छे हैं, हम सही हैं। यहाँ कवि के कहने का यह तात्पर्य है कि कभी अगर कोई भी बात उलझ जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसको बैठकर शांत ढंग से सुलझा लेना चाहिए। अगर झगड़ा करोगे तो एक पक्ष बोलेगा, दूसरा पक्ष भी बोलेगा, एक नहीं सहन करेगा तो दूसरा भी नहीं सहन करेगा। तो बातों बातों में क्या होता है, ऐसी ऐसी बातें निकल पड़ती हैं जो पीड़ादायी होती हैं, तकलीफदायी होती हैं, और इन बातों से कुछ भी सुलझता नहीं है, सब कुछ उलझ जाता है, इसका कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है। तो झगड़े से कुछ भी कभी हासिल नहीं होता है, सारी जो बातें होती हैं उलझ जाती हैं, और बहुत कुछ क्या होता है, गलत होता है। तो इसलिए यह न करके हमें आपस में बैठकर अच्छी तरह किसी भी कार्य को अपने अपने मत के द्वारा सुलझा लेना चाहिए। यही मनुष्य का नियम है, यही अपनी मानसिक दृष्टि होनी चाहिए। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। बस बात पते की इतनी है, मतलब इतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है, क्या है कि ध्रुव हो चाहे रजिया हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, हम दोनों किसके पुत्र हैं, हम हैं तो भारत माता के ही, हम हैं तो इस धरती के ही, हम हैं तो इस देश के ही। तो इसमें क्या है, कोई यह कहने वाली बात ही नहीं है कि हम लड़के हैं या हम लड़कियां हैं, हम ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या हम ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए। भारत माता के रथ के हम दोनों ही दो पहिए हैं। हम भारत, जिस प्रकार गाड़ी चार पहिया, दो पहिया या जो भी हो, जीवन की पटरी भी क्या होती है, दो पहियों के बगैर नहीं चल पाती है। तो हम तो भारत माता के रथ के पहिए हैं, भारत माता एक रथ रूपी हैं, हम लड़के और लड़कियां उनके दो पहिए हैं। अजी दो पहिए, अजी दो पहिए, हम दोनों पहिए, अगर उसमें से एक भी नहीं रहेगा तो कोई भी कार्य हो नहीं सकेगा, कोई भी विकास नहीं कर सकेगा। इसलिए स्त्री पुरुष समानता होनी चाहिए। इसमें कवि के कहने का एक ही तात्पर्य यहाँ है कि लड़के और लड़कियों में जो भेद करते हैं, इतिहास उठाकर देखो, ना लड़के लड़कियों में कभी भेद हुआ है, और ना लड़कियाँ तब के ज़माने में किसी से कम थी और ना अब के ज़माने में किसी से कम है। तो हम इसी धरती के उस भारत माता के संतति हैं, संतानें हैं, जहाँ इस धरती का बखान गुणगान करते हुए शब्द मिलते नहीं हैं। तो क्या है, समानता होनी चाहिए। हम दोनों भारत माता रूपी रथ के दो पहिए हैं, जिसका अगर एक पहिया भी हट जाए तो कुछ भी आगे विकास हो नहीं पाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, सभी के रूप में समान भावना होनी चाहिए। समानता होगी तभी हर चीज आगे हो सकता है या बढ़ सकता है या हमारा जीवन आगे चल सकता है। समझा, यहाँ कवि ने यही बताने का प्रयत्न किया है, एक कव्वाली के माध्यम से सब कुछ समझा कि लड़के और लड़कियां किस तरह अगर अपना गुणगान, अपना बखान ही करते रहोगे तो यह सब चलने वाला कार्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह जो हमारा समाज है, हमारा जो भारत है, विभिन्नताओं में भी यहाँ एकता देखने को मिलती है। इसलिए हमें भी समभाव से रहना चाहिए और लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। समझ में आया? इतने अच्छी तरीके से कवि ने हमें इस कविता के माध्यम से समानता का अर्थ बता दिया।